आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जी दो छोटी छोटी डेफिनेशन है उसको देखेंगे। उसके बाद हम जो है वो ब्रांचेस के पे जाएंगे, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और एज अगर 5 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन के तौर पर आए तो ये उस हिसाब से भी ये ब्रांचेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो साइंस की डेफिनेशन आती है कि जी साइंस क्या है। ठीक है। क्योंकि जो केमिस्ट्री जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसका साइंस से, वो साइंस की ही एक ब्रांच है, और साइंस से जो है वो से उसका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि साइंस की जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि साइंस किसे कहते हैं। कहते हैं द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ साइंस। ठीक है। कि वो इल्म जो हमें इस दुनिया के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। और हमें ये बताता है कि ये किस तरह से जो है वो दुनिया में चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है। तो उन सारे फिनोमेनास के बारे में जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स में हो रहा होता है, उसके अबाउट जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हम किसका नाम देते हैं? साइंस का नाम देते हैं। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो है वो केमिस्ट्री की है। ठीक है। अब देखेंगे जी कि केमिस्ट्री जो है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, कहते हैं जी कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो कि मैटर की कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और जो मैटर के रिएक्शंस हैं, उन सब की जो स्टडी करती है। वो ब्रांच जो है वो साइंस की क्या कहलाती है? उस ब्रांच को हम कहते हैं कि वो केमिस्ट्री है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जो है वो इसकी जो केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस होती हैं, सिर्फ उनको जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो इन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले जी देख लेते हैं कि इसकी कितनी जो है मेन ब्रांचेस केमिस्ट्री की, उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। उसमें सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। वन बाय वन इनको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, और इसको जो है हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। कहते हैं जी कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। ठीक है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि किसके साथ डील करती है? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डील करती है। ठीक है। और उसके अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, मैटर के अंदर जो चेंज आता है उसको जो ब्रांच स्टडी करती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? वो फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है। इसकी डीलिंग देखेंगे या एरियाज ऑफ स्टडी देखेंगे कि ये जो है वो किस किस चीज़ के साथ डील करती है, किस किस चीज़ को जो है वो स्टडी करती है। कहते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो डील्स करती है विद द प्रॉपर्टीज़। ठीक है। कौन सी वाली प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहले जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम के स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल कैसे बनते हैं उनकी फॉर्मेशन को के साथ जो है वो डील करती है। ठीक है। थर्ड पे आता है जी बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है। इनका जो बिहेवियर होता है 3 टाइप्स ऑफ मैटर का। ठीक है। तो उसको भी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो स्टडी करती है। नंबर 4 पे जिस चीज़ को ये स्टडी करती है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर। ठीक है। मैटर के ऊपर जो रेडिएशंस होती हैं या फिर जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट आता है, वो भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक इसके नेम से जाहिर है, यानी कि ये किस चीज़ को स्टडी करेगी? केमिस्ट्री की ये ब्रांच ऑर्गेनिक चीज़ों को। ठीक है। अब ऑर्गेनिक क्या होंगी? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होंगे और उनके जो है वो डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है। फर्दर उनसे कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से फर्दर जितनी भी तरह के जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो क्या कहलाते हैं? वो
कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन तो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं उनको क्या नाम देते हैं, उनका क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी को जो है वो डील करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, इसकी भी डीलिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये किस चीज़ को स्टडी करती है, तो कहते हैं जी कि इट डील्स विद डिटर्मिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली एंड सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नेचुरली होते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है या फिर जो है मैन मेड हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करती है। ठीक है, उसके बाद इसका स्कोप देख लेते हैं कि इसका स्कोप जो है वो कहाँ पे है। जी मतलब जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, वो किन इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है, किस इंडस्ट्री के अंदर। तो नंबर 1 है जी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, फिर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर यूज़ होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नंबर 3 जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन देखें। कहते हैं जी देखें ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उल्ट कह लें। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो हम थर्ड ब्रांच पढ़े वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री की ये ब्रांच हर उस चीज़ को स्टडी करेगी जो कि ऑर्गेनिक नहीं होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक के अलावा बाकी सब चीज़ों की स्टडी जो करेगी वो क्या होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। ठीक है, तो सिंपल वही बात की गई कि सारी तरह के जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जो है वो स्टडी करेगी सिवाय उन कंपाउंड्स के जो कि हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनके जो है वो डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इनऑर्गेनिक की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इनऑर्गेनिक जो है वो अप्लाई होती है। तो वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सिरेमिक्स है, और ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मेटलर्जी का जो प्रोसेस है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मेटलर्जी क्या होती है कि जो ओर्स होती हैं उनसे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है, बायो मीन लिविंग। ठीक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि लिविंग चीज़ों के साथ डील करेगी वो कहलाएगी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, कहते हैं बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है। ठीक है, फर्दर इसके देखते हैं कि एरियाज ऑफ स्टडी कौन से हैं, किस चीज़ की स्टडी करती है, फर्दर किन चीज़ों को कवर करती है वो देख लेते हैं। कहते हैं जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो कवर करती है ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिस भी तरह के हो रहे होते हैं, उसकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि फर्दर वो प्रोसेस जो है वो कौन से हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले आता है सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इनकी जो है वो सिंथेसिस के ये कैसे बनते हैं और इनकी ब्रेकडाउन यानी कि इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उस सब को जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, सेकंड है कि हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, कि जी जो लिविंग थिंग्स हैं वो फूड खाती हैं। ठीक है, तो उससे जो है वो कैसे एनर्जी को जो है वो हासिल करती हैं, तो इस फिनोमेनन को भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है,
और नंबर थर्ड पे आता है जी कि हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज़, कि फॉर एग्जांपल किसी लिविंग को कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसके अंदर फिर क्या चेंजेस आते हैं, उस सब का फिनोमेना भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है बायोकेमिस्ट्री की कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये मेडिसिन के अंदर अप्लाई होती है, फूड इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई होती है, ठीक है, फूड साइंस के अंदर। और क्या होता है जी कि ये एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो अप्लाई होती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं, कहते हैं जी इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, अब नाम से जाहिर है कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जी जो तैयार किए जाएंगे, ठीक है, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आएंगी। ठीक है, इसके एरियाज ऑफ स्टडी देख लेते हैं। कहते हैं जी कि ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है ये डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बेसिक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, उनको जो बनाया जाता है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब बेसिक केमिकल्स क्या होंगे, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। कहते हैं जी कि जो बेसिक केमिकल्स जो तैयार किए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, वो एज अ रॉ मटीरियल जो है वो यूज़ होते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, अब वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ये रॉ मटीरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले आता है फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, फिर सोप इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जहाँ पे बनती है जिस इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री शामिल है। उसके बाद पेंट्स की इंडस्ट्री शामिल है और पेपर इंडस्ट्री शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो किस चीज़ से डील करती है। डेफिनेशन है इसकी जी कि इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोसेसेस। ठीक है, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेडियो एक्टिविटी के साथ डील करती है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो नेचुरली भी और कुछ ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, ठीक है, कि उनके अंदर से जी रेडिएशंस जो है वो एमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जी कि वो प्रोसेस जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। और जिन एलिमेंट से वो रेडिएशंस निकल रही होती हैं उनको कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये नेचुरली भी होते हैं और ये मैन मेड भी होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री उस फिनोमेना को डील करती है, रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ यानी कि न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं उस सब की स्टडी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, इसके एरियाज ऑफ स्टडी देखते हैं कि ये किस किस के साथ जो है वो डील करती है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि न्यूक्लियर इन केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसके जो मेजर डीलिंग्स होती हैं वो एटम के जो है वो न्यूक्लियस के साथ होती है। ठीक है, तो ये डील करती है जी एटॉमिक एनर्जी के साथ और डेली लाइफ में जो उसके यूजेस हैं उन सब के साथ जो है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है। ठीक है, सेकंड जो इसकी मेजर डीलिंग है वो किसके साथ है कि स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, कि जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब होती हैं एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर या फिर दूसरे मटेरियल्स के अंदर, तो उसके जो केमिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं उन सब को भी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे अप्लाई होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे जो इसका मेजर यूज़ कह लें वो किस में है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे, जैसे हम लेज़र थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशंस को यूज़ करके जो इलाज किया जाता है, जो सर्जरी वगैरह की जाती है, ठीक है, डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, तो वहाँ पे इसका यूज़ है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ऐसी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं जी कि रेडियो थेरापी का नाम दिया जाता है, ऐसी ट्रीटमेंट जो कि रेडिएशंस के ज़रिए की जाती है। ठीक है, फिर सेकंड पे इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, कि फ़ूड को कैसे गलने सड़ने से, ख़राब होने से बचाया जा सकता है और उसको लॉन्ग टर्म जो है वो यूजेबल बनाया जा सकता है फूड को। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज़ होती है। नंबर थर्ड है जी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, कि कैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं।
तो इसकी जी मॉडर्न एप्लीकेशंस कह लें, ठीक है, वास्ट एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कहते हैं जी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो स्टडी करती है अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। कि देखें इन्वायरमेंट के अंदर कितनी तरह कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के, एक लिविंग होते हैं और एक नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो उन सब की स्टडी करती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। और ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पे उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनकी स्टडी भी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो है वो रिलेशनशिप देख लेते हैं कि दूसरी ब्रांचेस के किस किस के साथ ये रिलेट करती है। रिलेशन विद अदर ब्रांचेस, ठीक है। कहते हैं जी इट इज़ रिलेटेड विद अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्योंकि इन्वायरमेंट से रेलिवेंट है तो सभी चीज़ें जो जो इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगी उसकी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर भी की जाएगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग। कहते हैं जी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो क्या है जी कि द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, ठीक है। कि जी कहते हैं जी कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो हमें नॉलेज गेन होता है उन केमिकल प्रोसेसेस का जो हर टाइम इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। वो किस लिए नेसेसरी है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, ठीक है। एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए हर लिहाज से जो मेजर मसला है वो इसका पोल्यूशन का है इन्वायरमेंट के अंदर। तो उसको क्लीन पोल्यूशन फिर चाहे कैसी भी पोल्यूशन क्यों ना हो, ठीक है, वो एयर पोल्यूशन है या जिस तरह की भी वो पोल्यूशन है, ठीक है, उस सब के अगेंस्ट जो है वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो यूज़ है, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमें नॉलेज वगैरह हम गेन करते हैं तो हम इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यही इसका सबसे बड़ा जो है वो एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं जी कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है, ठीक है, एनालिसिस किया जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो कहते हैं जी कि किसकी स्टडी है ये, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। किसी भी तरह का कोई भी सैंपल होगा, ठीक है, उस सैंपल के कंपोनेंट की सेपरेशन की जाएगी और उनको एनालाइज किया जाएगा, उनका एनालिसिस किया जाएगा कि जी उस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, किस तरह के प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का जो एनालिसिस है वो क्या कहलाता है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब इसके जो है वो देख लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री कि किस चीज़ पे बेस करती है। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, इसका बेसिकली ताल्लुक इससे सेपरेशन से, ठीक है, कि सैंपल है उसके कंपोनेंट को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो उनको सेपरेट आउट करना है, ठीक है, उनका एनालिसिस करना है। सेपरेट आउट करने के बाद उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो दो तरह से जी सेपरेशन करती है, एक क्वालिटेटिवली और एक जो है वो क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो क्या होता है जी कि नंबर 1 इसका क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और सेकंड वन क्या होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जी कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो कैसे किया जाता है। कहते हैं जी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है ये प्रोवाइड करता है द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इट मीन्स केमिकल स्पीशीज़ की जो कंपोजिशन है उसकी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो कहलाती है, ठीक है। कहते हैं जी कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है आइडेंटिटी, ठीक है, कि उसकी शनाख्त किसकी, सब्सटेंस की, ठीक है। अब सब्सटेंस की शनाख्त कैसे होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कि जी उसकी जो कंपोजिशन है उस सब्सटेंस की वो किन केमिकल से जो है मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है वो उसका क्वालिटी वाइज जो है वो एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। कि अगर ये देखा जाए कि एक चीज़ जो है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है तो ये उसका आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं इसका।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं जी कि इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। अब जो सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, उस वो जिस भी चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, अब उन चीज़ों की जो क्वांटिटी है, उनकी जो मिकदार है, उनकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसको जो एनालाइज करना है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल सिंपल जो है वो एग्जांपल है वाटर की, ठीक है। वाटर का हमारे पास कोई भी आ जाता है सैंपल, ठीक है, वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कह देते हैं जी इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। वो कैसे होगा, हम देखेंगे कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन का कितना वेट कह लें मौजूद है वाटर के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन किस हिसाब से उसके अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है वाटर में और हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है, ठीक है। तो इस तरह से जो एनालिसिस होगा उनकी अमाउंट का जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में, तो वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव क्या होगा कि जैसे अगर वाटर है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमें ये देखना होगा जी कि ये किस किस एलिमेंट से जो है मिलकर बना हुआ है, सिंपल हमने ये देखना होगा। तो उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसका स्कोप देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है ये। फूड एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। वाटर एनालिसिस है, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाता है और क्लिनिकल एनालिसिस के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई भी चीज़ जो समझ में ना आए तो वो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके।